मुकुल ऐसा कहकर वो जंगल में आगे बढ़ता है। वो काफी देर तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। तभी अचानक उसे एक शेर दिखाई देता है और बिना कुछ सोचे उस पर तीर चला देता है, और वो तीर जाकर शेर को ना लगते हुए एक साधु को लग जाता है, जो कि वो साधु ध्यान में बैठे हुए थे। आ, 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 अरे दुष्ट प्राणी, तूने मेरे ऊपर तीर चला दिया, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। इतना कहकर साधु वहीं पर दम तोड़ देता है। तभी शिकारी बोलता है, राम राम, ये कैसा अनर्थ हो गया, मुझे माफ कर दीजिए साधु बाबा। मैंने शेर के ऊपर तीर चलाया था, लेकिन वह भाग निकला, आपको धोखे से लग गया साधु बाबा। सोनपुर नामक गांव में गरीब पति पत्नी रहते थे। पति का नाम मुकुल था, जो कि मुकुल एक शिकारी था। वो अपना परिवार शिकार करके ही चलाता था। उसकी पत्नी का नाम लाची था। तभी उसकी पत्नी मुकुल से बोलती है, अजी सुनते हो, तुम 1 महीने से शिकार पे नहीं गए हो और यहाँ घर में खाने के लाले पड़े हैं और रूखा सूखा भी नसीब नहीं हो रहा है। मैं और पत्नियों की तरह कोई शौक भी नहीं करती हूँ, सारा दिन यही घर में बैठे रहते हो। अरे भाग्यवान, नाराज क्यों हो रही हो? अब जंगल में शिकार ही नहीं बचे तो मैं क्या शिकार करके लाऊं? और मुझे कोई दूसरा काम भी नहीं आता। तभी मुकुल की पत्नी गुस्से में बोलती है, मैं कुछ नहीं जानती हूँ, तुम्हें आज शिकार पर जाना ही होगा और आज शाम को अगर खाली हाथ वापस आए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, न काम के न काज के, 2.5 सेर अनाज के। तभी मुकुल गुस्से में अपना धनुष और तीर लेता है और जंगल की तरफ निकल पड़ता है। जंगल में पहुंचने के बाद मुकुल बोलता है, मुझे यहाँ जंगल में कोई शिकार ही नहीं मिल रहा है, मैं क्या करूँ? चलो आगे देखता हूँ, मिलता है कि नहीं मिलता है। अगर मैं खाली हाथ शाम को लौटा तो मेरी पत्नी और नाराज हो जाएगी। मुकुल ऐसा कहकर वो जंगल में आगे बढ़ता है। वो काफी देर तक जंगल में इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई भी शिकार नहीं मिला। तभी अचानक उसे एक शेर दिखाई देता है और बिना कुछ सोचे उस पर तीर चला देता है, और वो तीर जाकर शेर को ना लगते हुए एक साधु को लग जाता है, जो कि वो साधु ध्यान में बैठे हुए थे। आ, 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 अरे दुष्ट प्राणी, तूने मेरे ऊपर तीर चला दिया, इसका दंड तुझे अवश्य मिलेगा। इतना कहकर साधु वहीं पर दम तोड़ देता है। तभी शिकारी बोलता है, राम राम, ये कैसा अनर्थ हो गया, मुझे माफ कर दीजिए साधु बाबा। मैंने शेर के ऊपर तीर चलाया था, लेकिन वह भाग निकला, आपको धोखे से लग गया साधु बाबा। ओ साधु बाबा, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? हे भगवान, मुझसे ये कैसा पाप हो गया, मुझे माफ़ करना। मुझको कोई यहाँ देख न ले, इससे पहले मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। इतना कहकर शिकारी वहाँ से भाग निकलता है। क्यों जी, आज कोई शिकार नहीं मिला क्या? और आप जल्दी क्यों चले आए और मुंह लटकाए हुए क्यों बैठे हो? पत्नी के बार बार पूछने पर शिकारी ने कहा, अरे भाग्यवान, कुछ मत पूछो, आज का दिन ही खराब है। आखिर बात क्या है, बताइए तो सही। अरे भाग्यवान, मैं तुम्हें क्या बताऊं? एक जंगली शेर का पीछा करने के लिए मैंने उस पर तीर चला दिया, लेकिन वह तीर शेर को न लगकर एक साधु बाबा को लग गया और वो साधु बाबा मर गए। हे भगवान, ये तो अनर्थ हो गया। जब साधु का शिष्य उन्हें ऐसी हालत में देखता है तो बहुत क्रोधित होता है। गुरुदेव, गुरुदेव, जिस दुष्ट ने आपका ये हाल किया है, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। शिष्य ने अपने गुरु की ऐसी दशा देखकर बहुत दुखी हुआ। शिष्य आंख बंद करता है और वह देखता है।
फिर गुस्से से बोला, अरे दुष्ट शिकारी, तूने मेरे गुरुदेव की हत्या की है। जा, मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू चाहे जहाँ भी होगा, तू तुरंत ही शेर बन जाएगा। शिष्य के श्राप के कारण शिकारी शेर में बदल जाता है। अरे ये क्या हुआ? मेरा शरीर तो शेर का हो गया। मेरे साथ आखिर ये सब क्या हो रहा है? अरे सुनिए जी, कहाँ चले गए हैं आप? घर के अंदर जंगली शेर घुस आया है। पता नहीं दरवाजा खोलकर कहाँ चले जाते हो। हट हट, भाग यहाँ से। अरे भाग्यवान, कैसे मैं तुम्हें बताऊं कि मैं कोई शेर नहीं हूँ, तुम्हारा पति हूँ। पता नहीं कैसे शेर बन गया। शिकारी की पत्नी जैसे ही डंडा लेकर आती है वैसे ही। अरे भाग्यवान, अब मार ही डालोगी क्या तुम? मेरी बात को क्यों नहीं सुन रही हो? अब तो यहाँ से भागने में ही भलाई है। रात भर भटकते भटकते बहुत थक गया हूँ। भूख भी बहुत तेज लगी है। कुछ खाने को मिल जाता तो भूख शांत हो जाती। रात भर भटकते भटकते सुबह हो जाती है। सुबह होते ही वह शेर एक आदमी के पास जाता है। भैया, कुछ खाने को दे दो, बहुत जोर से भूख लगी है। भैया थोड़ा मदद कर दो, कुछ खाने को दे दो भैया। अरे शेर, शेर आ गया शेर। चल भाग, हट हट हट, भाग यहाँ से भाग। पता नहीं कहाँ से चले आते हैं जंगली जानवर कहीं के। वह शेर आधी रात को जंगल में जा ही रहा था कि उसे एक आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ, कोई मेरी मदद करो। वो शेर देखता है कि कोई महात्मा नीचे पड़े हुए दर्द से चिल्ला रहे हैं। वह नजदीक गया तो देखा कि उन्हें बहुत तेज बुखार है। वह तुरंत जंगल में जाके जड़ी बूटी खोजने लगता है। वो जड़ी बूटी लाकर महात्मा को खिलाई। कुछ देर बाद महात्मा सही हो गए। अरे शेर, तुमने तो मेरी जान बचा लिया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरी सहायता किया है। बोलो, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? अरे महाराज, ये तो मेरा फर्ज था। वैसे भी मेरी सहायता आप नहीं कर पाएंगे। अरे भाई, एक बार बोल कर तो देखो, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ। कोई परेशानी है तो बेझिझक बोलो। महाराज, मैं एक शिकारी हूँ। मैं जंगल में शिकार करने के लिए गया था। एक जंगली शेर को अपने धनुष से जैसे ही निशाना लगाकर मारा, शेर वहाँ से भाग निकला। वहीं बगल में साधु महाराज तपस्या कर रहे थे। मेरी तीर उनको जा लगी और वह मर गए। चुपके से अपने घर चला गया और अपने घर जाते ही मैं एक जंगली शेर बन गया। अच्छा, तो तुम वही दुष्ट शिकारी हो। मैंने ही तुझे श्राप दिया है। जिसे तुमने मारा है वह मेरे गुरु थे। वह बहुत ही तीव्र ध्यान के लिए तपस्या कर रहे थे और तुमने उन्हें मार डाला। जा, तू जिंदगी भर शेर ही रहेगा। महाराज, ऐसा मत कीजिए। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मेरे घर में केवल मैं ही कमाने वाला हूँ। मेरी मदद करो। शिकारी बहुत गिड़गिड़ाता है। तब महाराज बोलते हैं, ठीक है शिकारी, मुझे तुम्हारी परेशानी देखी नहीं जा रही है। मैं तो तुम्हें पहले जैसा कर दूंगा, लेकिन तुम्हें किसी भी जीव की हत्या नहीं करनी है। अगर तुम किसी की हत्या की तो तुम फिर से शेर बन जाओगे। महाराज जी उसे पहले की तरह इंसान बना देते हैं और वो अपने इंसानी रूप में आ जाता है। महाराज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे इस श्राप से मुक्ति दी। महाराज, मैं आपको वचन देता हूँ कि किसी भी जीव की हत्या नहीं करूँगा। महाराज, अब मैं चलता हूँ। मेरी पत्नी घर पर मेरा इंतजार कर रही होगी। मुकुल महाराज का शुक्रिया करके अपने घर चला जाता है और घर पर पहुंचने के बाद अपनी पत्नी को पूरी दास्तान सुनाता है। दूसरे दिन बाद दोनों पति पत्नी नदी में पानी भरने के लिए जाते हैं। नदी पर पहुंचने के बाद जैसे ही दोनों पति पत्नी पानी भरने लगते हैं, तभी एक औरत का बच्चा हाथ से छूटकर पानी में गिर जाता है। अरे बचाओ, अरे बचाओ, बचाओ मेरे बच्चे को। कोई मेरे बच्चे को बचाए। मेरा बच्चा पानी में गिर गया है। मेरा इकलौता बच्चा है, मर जाएगा। कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। अरे पानी में गिर गया बच्चा, पानी में डूबकर मर जाएगा बच्चा। बचाओ कोई उसे।
सभी लोग ऐसे ही चिल्ला रहे थे, लेकिन बच्चों को बचाने के लिए कोई नहीं जा रहा था और वो बच्चा पानी के अंदर उल्टी सांसें ले रहा था। तभी मुकुल अपनी जान की परवाह न करते हुए पानी में छलांग लगा दी और बच्चे को पानी से बाहर निकाल कर ले आया। तभी उस बच्चे की माँ भी वहां पहुंच जाती है। ये लीजिए बहन जी आपका बच्चा। अरे भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आज आप नहीं होते तो मेरा बच्चा इस दुनिया में शायद नहीं रहता। मैं यह एहसान आपका जिंदगी भर नहीं भूल सकती हूँ। अरे बहन जी, इसमें शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। तभी वो औरत सोने चांदी की अशर्फियां देती है, क्योंकि वो औरत एक अमीर घर से होती है। ये लीजिए भैया, इसमें बहुत सारे सोने चांदी की अशर्फियां हैं, जिससे तुम अपने घर को सही से गुजारा कर सकते हो। दोनों पति पत्नी उन अशर्फियों को लेकर अपने घर आ जाते हैं और दोनों पति पत्नी सबसे पहले अपना एक आलीशान घर बनवाते हैं और खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगते हैं। आज तुम मुझे फाइनल बता ही दो कि तुम्हें मुझसे शादी करनी है या नहीं करनी है। तुम तो जानती हो प्रिया, मेरा यह गरीबों वाला स्टेटस तुम्हारे स्टेटस से मैच नहीं करता। मैं हमेशा तुम्हें यही समझाता आया हूँ कि अपने जैसी किसी अमीर लड़के से शादी करके सेटल हो जाओ, लेकिन तुम्हें पता नहीं क्यों मुझ जैसे गरीब से शादी करनी है। तुम्हारी यह बातें सुन सुन कर ना मैं परेशान हो चुकी हूँ। तुम जानते हो, मुझे तुम्हारे अमीर या गरीब होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, और वैसे भी प्यार कभी पैसे देखकर नहीं किया जाता, इसलिए मुझे तुम्हारे फाइनेंशियल कंडीशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम यह बात बोल रही हो, लेकिन कल को जब तुम मेरे साथ मेरे गरीब खाने में रहने चलोगे तब तुम्हें यह बात समझ में आएगी। घर का सारा काम खुद करना पड़ेगा, गर्मी में पंखे के नीचे सोना पड़ेगा। मेरे घर में तुम्हारे घर जैसा एसी नहीं है, परेशान हो जाओगे मेरे साथ। अरे यार राज, तुम भी कैसी बातें कर रहे हो। अगर तुम्हें एक एसी वाली बात से ही परेशानी है तो मैं अपने साथ एक एसी भी ले आऊंगी, लेकिन प्लीज अब शादी कर लेते हैं, क्योंकि अब मैं तुम्हें शादी के लिए बार बार समझा कर परेशान हो चुकी हूँ। मेरी बात ध्यान से सुन लो, मैं शादी करूँगी तो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही करूँगी, वरना जिंदगी भर कुंवारी बैठी रहूंगी। नेहा, तुमसे तो कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, अगर तुम्हें मेरे साथ रहना ही है तो फिर अपने घर पर बात कर लो। मेरी माँ तो वैसे भी तुम्हारे बारे में सब जानती है। ठीक है, मैं आज ही पापा से तुम्हारे बारे में बात करती हूँ। नेहा अपने घर जाकर अपने पापा से राज से शादी के बारे में बात करती है तो उसके पापा गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं। लगता है नेहा, इतनी बार समझाने के बाद भी तुम्हें अक्ल नहीं आई। मैं तुम्हें कितनी बार कहा है कि उस लड़के से दूर हो जाओ। वह गरीब फटीचर मेरा ड्राइवर बनने के भी लायक नहीं है, और तुम चाहती हो कि मैं उसे अपना इकलौता दामाद बनाऊं। ऐसा नहीं हो सकता। तुम्हारी शादी तो मैं अपने दोस्त प्रदीप के बेटे से ही करवाऊंगा, चाहे तुम्हें यह मंजूर हो या ना हो, लेकिन मैं किसी भी हाल में उस फटीचर के साथ तुम्हारी शादी नहीं करवाऊंगा। तो फिर आप मेरी भी बात सुन लीजिए पापा। अगर आपने राज के साथ मेरी शादी नहीं करवाई तो फिर मैं किसी और के साथ भी शादी नहीं करूंगी। और रही बात आपके दोस्त के बेटे से शादी करने की, तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मैं अपनी डिसीजन खुद ले सकती हूँ, और यह तो बात मेरे फ्यूचर की है। अगर आपको यह रिश्ता मंजूर है तो ठीक है, वरना मैं राज के साथ कोर्ट मैरिज कर लूंगी। बस बहुत हो गया। न जाने उस लड़के ने तुम्हें ऐसी क्या पट्टी पढ़ाई है कि तुम इस तरह से मुझसे बात कर रही हो। अगर इतना ही प्यार है तुम्हें उससे तो ठीक है, जाओ और जाकर करो शादी, लेकिन जाने से पहले एक बात हमेशा याद रखना, मेरी यह सारी जायदाद तुम्हारे पास वह क्रेडिट और डेबिट कार्ड कुछ भी नहीं रहेगा। उसके पास जाना है तो सब कुछ यहाँ छोड़ कर जाओ, वरना सब कुछ मेरी मर्जी से करो। ठीक है पापा, नहीं चाहिए मुझे आपकी दौलत शोहरत। यह लीजिए अपने कार्ड, मैं अभी के अभी आपका यह घर छोड़कर जा रही हूँ, क्योंकि आपको मेरी खुशियों से कोई परवाह नहीं है। नेहा गुस्से में वहाँ से सीधे मंदिर में चली जाती है। वह राज को फोन करके वहाँ पर बुलाती है तो राज जल्दी से उसके पास आता है। क्या हो गया नेहा, तुम इतनी परेशान क्यों हो, और तुमने मुझे मिलने के लिए यहाँ क्यों बुलाया है? क्योंकि हम दोनों अभी के अभी मंदिर में शादी करेंगे। मैं पापा से बात की, लेकिन वह तो मेरी बात सुनने को भी तैयार नहीं है। मैं अब और नहीं रह सकती। मैं पंडित जी से बात कर ली है, तुम बस मेरे साथ चलो। लेकिन नेहा, तुम्हारे घर वाले तुमसे बहुत नाराज होंगे। मुझे इस बारे में तुमसे अभी कोई बात नहीं करनी।
करनी। राज तुम बस मेरे साथ चलो। फिर नेहा अपने घर वालों के खिलाफ जाकर राज से शादी कर लेती है और राज की माँ घर के दरवाजे पर उनके गृह प्रवेश कराती है। अरे वाह, मेरी बहू तो बहुत ही सुंदर है। मेरी फूल सी बहू को किसी की नजर न लगे। बेटा अपने दाहिने पैर से इस कलश को गिराकर घर के अंदर आ जाओ। नेहा अपने पैर से कलश को गिराकर घर के अंदर आती है। बेटा तुम यहाँ पर बैठ जाओ। अरे तुम्हें तो बहुत ही पसीना आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए मटके का ठंडा ठंडा पानी लेकर आती हूँ। जी माँ जी। मीरा देवी उसके लिए मटके का ठंडा पानी लेकर आती है। अब नेहा ने तो आज से पहले कभी मटके का पानी पिया ही नहीं था, इसलिए उसे वह पानी पीने में थोड़ा कम अच्छा लगता है। यार ये पानी तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं है। ये तो मुझे पीने में भी अजीब सा लग रहा है। लेकिन अब तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अगर मैंने कुछ बोला तो माँ जी को बुरा लग जाएगा। अरे नेहा, तुमने तो बस थोड़ा सा पानी पिया है, तुम्हें इतना पसीना आ रहा है, थोड़ा पानी और पी लो। हाँ पी रही हूँ। नेहा जैसे तैसे करके पानी पी लेती है। रात का खाना खाने के बाद वह दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं, लेकिन कमरे में एसी न होने की वजह से नेहा को इतनी गर्मी में नींद ही नहीं आती है। हे भगवान, यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है। इतनी गर्मी में तो मुझे नींद ही नहीं आ रही। ऐसे तो मुझे यहाँ पर रोज नींद ही नहीं आएगी। क्या करूँ मैं, क्या करूँ? गर्मी से परेशान हुई नेहा को कमरे की टेबल पर रखा एक हाथ पंखा दिखाई देता है। लगता है अब मुझे उस पंखे से ही हवा करनी पड़ेगी, वरना इतनी गर्मी में तो मुझे बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। पता नहीं राज कैसे इस गर्मी में इतनी गहरी नींद में सो रहा है। नेहा टेबल पर रखा हाथ पंखा लेकर उसे हवा करने लगती है, लेकिन थोड़ी देर तक हवा करने के बाद उसके हाथ में दर्द होने लगता है। यह क्या मुसीबत है यार, पंखे की हवा में मुझे नींद ही नहीं आ रही है और इस हाथ पंखे से हवा करते करते तो मेरे हाथों में भी दर्द होने लगा है। नेहा की आवाज सुनकर राज की नींद खुल जाती है। तुम्हें नींद नहीं आ रही है क्या नेहा? नहीं राज, सोने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर इतनी गर्मी है कि मुझे नींद ही नहीं आ रही है। इसलिए हवा करने के लिए हाथ पंखा उठा कर लाई थी, लेकिन इससे हवा करते करते तो मेरे हाथों में ही दर्द हो गया। मैं तुमसे कहा था ना कि मेरे घर में तुम्हारे घर की तरह एसी नहीं है, परेशान हो जाओगी। अब तो तुमने मुझसे शादी भी कर ली है, अब क्या ही कर सकते हैं। जब तक मेरी अच्छी जॉब नहीं लग जाती तब तक हमें ऐसे ही रहना पड़ेगा। उसके बाद मैं तुम्हारे लिए एसी लगवा दूंगा। यार वह सब तो बात की बात है, बाद में जॉब लगेगी तो मैं भी एसी लगवा लूंगी, लेकिन अभी क्या करूं? मुझे तो इतनी गर्मी में बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही है। अच्छा तुम परेशान मत हो, मैं अभी जाकर कमरे की खिड़की खोल देता हूँ, उसमें से ठंडी हवा आएगी तो गर्मी नहीं लगेगी। नेहा राज की तरफ देखकर हल्का सा मुस्कुराती है। राज जाकर घर की खिड़की को खोलता है तो बाहर से आ रही ठंडी हवा से नेहा को थोड़ा अच्छा लगता है। कुछ देर बाद उसे नींद भी आ जाती है, लेकिन जैसे ही उसे नींद आती है तभी थोड़ी देर बाद खिड़की के अंदर से मोटे मोटे मच्छर कमरे के अंदर आ जाते हैं और नेहा को काट काट कर उसे परेशान कर देते हैं। अरे यार, अभी तो इतनी मुश्किल से नींद आई थी और अभी इन मच्छरों ने मुझे काटना शुरू कर दिया। खिड़की बंद कर दूं तो गर्मी लगती है, खोल दो तो इतने सारे मच्छर अंदर आ जाते हैं। समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर करूं तो क्या करूं, लेकिन अब खिड़की तो बंद करनी ही पड़ेगी, वरना यह मच्छर मेरा जीना हराम कर देंगे। नेहा जाकर कमरे की खिड़की बंद करती है और आकर बिस्तर पर लेट जाती है, लेकिन पूरी रात करवटें बदलते बदलते भी उसे नींद नहीं आती। सुबह जब राज सोकर उठता है तो नेहा की आंखें न सोने की वजह से सूज जाती हैं। नेहा, मुझे लगता है तुम पूरी रात सो नहीं पाई, तुम्हारी आंखें तो कुछ ज्यादा ही लाल हो गई हैं। लेकिन मैं तुम्हारे लिए खिड़की खोली थी, फिर भी तुम्हें नींद नहीं आई क्यों? खिड़की खोलते ही इस खिड़की से इतने सारे मच्छर कमरे के अंदर आ गए, तो कैसे नींद आती मुझे? ये तो मुसीबत हो गई यार। चलो तुम चिंता मत करो, मैं आज ही जाली लाकर खिड़की पर लगा दूंगा तो खिड़की से मच्छर नहीं आएंगे। हाँ यह ठीक रहेगा। राज शाम को एक जाली लाकर खिड़की पर लगा देता है। कुछ समय तक तो नेहा की परेशानी खत्म हो जाती है, लेकिन वह चाहती थी कि उसका ससुराल इस तरह गरीबी में ना रहे, इसलिए वह अपनी पढ़ाई पूरी होते ही राज के साथ अपने लिए जॉब ढूंढनी शुरू कर देती है। मैं जानता हूँ नेहा कि तुम जॉब करना चाहती हो, लेकिन तुम आखिर घर और जॉब कैसे संभालोगे? मुझे जितना बन पड़ेगा मैं उतनी तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन फिर भी तुम्हारे लिए काम ज्यादा हो जाएगा। माँ तो वैसे भी अब कोई काम नहीं कर पाती, अब तुम बताओ
तुम घर कैसे मैनेज कर पाओगी? अरे तुम उसकी चिंता मत करो, वह सब मेरा काम है, मैं मैनेज कर लूंगी। राज और नेहा के साथ मीरा देवी घर का काम संभालने में उसकी पूरी मदद करती है। राज और नेहा दोनों मिलकर घर के लिए पैसे कमाते हैं। कुछ महीने पैसे जोड़कर वह घर के लिए अच्छी सेविंग्स भी कर लेते हैं। राज, अब तो हमारे पास अच्छी खासी सेविंग्स हो गई है, तो क्यों न हम घर में एसी लगवा लें। वैसे भी अब दोबारा से गर्मी का मौसम शुरू हो गया है, इस साल बिना कूलर के नहीं रहा जाएगा मुझसे। मैं भी यही कहने ही वाला था नेहा, इस साल कूलर लगवा ही लेते हैं। लेकिन सबसे पहले हम मम्मी जी के कमरे में कूलर लगवाएंगे। वह घर का बहुत काम करती है, बहुत ज्यादा थक जाती है, इसलिए सबसे पहले कूलर उनके कमरे में ही लगना चाहिए। तुम बहुत अच्छी हो नेहा, जो मेरी माँ के बारे में इतना सोचती हो। काश तुम जैसी बहू हर सास को मिले, और मेरी सासू माँ जैसी हर बहू को मिले, जो मुझे हर चीज में हमेशा सपोर्ट करती है। नेहा और राज सबसे पहले अपने सेविंग्स के पैसों से मीरा देवी के कमरे में कूलर लगवाते हैं, जिससे मीरा देवी बहुत खुश होती है। कुछ ही दिनों बाद वह अपने कमरे में भी एक कूलर लगवा लेते हैं, जिसके बाद धीरे धीरे वह तरक्की करते चले जाते हैं और कुछ ही सालों में वह अपने छोटे से घर को बदलकर एक आलीशान घर बना लेते हैं। अपनी मेहनत की कमाई से तरक्की करके मीरा देवी के साथ खुशी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं।